अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बंद कर लो सर, इसको पढ़ने दो यार बच्चा। डस्टर नहीं ले जाओ आप। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा ये बताओ, आवाज सही आ रही है? यस सर। यस सर। दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ चलो टॉपिक पे आते हैं। देखो क्या पढ़ रहे थे हम? बोलो मत, ये आवाज आवाज म्यूट करो सभी। कोई भी अपनी वॉइस को अनम्यूट नहीं करेगा जब तक मैं ना कहूं। आशीष, नंदिनी, मोहित और ये जो देखो, एक और बात, मैं क्लास बाद में स्टार्ट करूंगा, पहले बताओ आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो कंटिन्यू नहीं है। एक बच्चा एक दिन क्लास ले रहा है, दूसरे दिन गायब है, ऐसा क्यों? तो बीच में टॉपिक रह गया तो आपका, उसे कौन करवाएगा बाद में? इसलिए आपकी क्लास लग रही है, आपके लिए सिस्टम फॉलो किया ना, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनता है कि आप ऑनेस्टली क्लास लो। बंक नहीं करना आपको क्लास को डेली। मोहित आवाज को म्यूट करो। इसलिए क्लास आपको एक भी डिस्टर्ब नहीं करनी है, एक भी नहीं छोड़नी है। 10th क्लास है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सीबीएसई पैटर्न से पढ़ रहे हो। आज से पहले जो भी 10th क्लास निकली है ना 4-5 साल में, वो राजस्थान बोर्ड का सिलेबस था, वो नॉर्मल था, वो तो मैं कभी करवा देता, वो तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे कब का ही रटवा देता। लेकिन ये जो सिलेबस है ना बहुत दमदार है, नहीं पहले पढ़ता तभी समझ में आएगा जब आपकी कंसंट्रेशन हाई हो, प्लस आपकी जो कॉन्टिन्यूटी है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, उपस्थिति है, वो रेगुलर होनी चाहिए। एक दिन भी आप मिस नहीं करोगे, ठीक है? नोट्स में प्रोवाइड करवाई दूंगा। चलो ये लेक्चर तो ऐसे ही चलते रहेंगे, आप ध्यान रखोगे। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? अम्ल क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल क्षारों के रासायनिक गुणधर्म, और उसमें पहला टॉपिक करवाया था मैंने, अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया करवाई थी किसके साथ? मेटल के साथ। और रिजल्ट क्या निकला था? लवण बनते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है पॉप साउंड के साथ। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट मैंने चालू किया था ये वाला, फिर आप सोचोगे सर ये वाला पॉइंट तो पूरा हो गया था, दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? थोड़ा सा रह गया था। देखो सेकंड पॉइंट क्या था? अम्लों की और क्षारों की। क्षार मैंने डाला नहीं है यहाँ पे क्योंकि क्षार वाली रिएक्शन आपकी बुक में नहीं है और ना आपको याद करनी है, अम्ल याद करना है। अम्लों की धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी क्रिया करवानी है। तो इसका रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट ये था कि अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया जब हम किससे करवाते हैं? धातु कार्बोनेट से, तो क्या बनता है? लवण। लवण के साथ जल, जल के साथ CO2 गैस, जल के साथ CO2 गैस। सेम पैटर्न किसके साथ आएगा? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अम्ल की अभिक्रिया अगर आप धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाते हो तो सेम रिजल्ट आने वाला है, लवण प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, तो ये है हमारा याद करने वाला मैटर। जैसे ही मैं क्वेश्चन करूं कि अम्ल और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाएं तो तुम्हारे दिमाग क्लिक करना चाहिए जैसे लवण जल प्लस CO2, लवण प्लस जल प्लस CO2। इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी डाला था, एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल क्या डाला था? एग्जाम्पल लिया था, अम्ल तो कौन सा लिया था? HCl। धातु कार्बोनेट कौन सी ली थी? Na2CO3। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले देखना है पानी निकालना है यहाँ से और CO2 गैस निकालनी है। देख लो यहाँ से, यहाँ पर क्या लगाओगे? 2, तो H2O, उधर क्या बच गया? CO2, 2NaCl, क्या बन गया इधर? 2NaCl। तो यहां तक मैंने पढ़ा दिया था इससे पहले वाली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में यहां तक करवा दिया था। अब क्या करना है समझना, अब क्या करना है? अब मेरा पढ़ाने का टारगेट क्या है? ये मैंने वापस क्यों डाला है? ये इसलिए डाला है, अब आप सबकी नजर एक ही चीज पर होनी चाहिए और वो चीज है CO2। इस CO2 को काम में ले सकते हैं हम। जो ये एक्सपेरिमेंट कराओगे ना, एक्सपेरिमेंट क्या? अम्ल और धातु कार्बोनेट को आप मिलाओगे तो लवण बनेगा,
पानी बनेगा, CO2 गैस निकलेगी। देखो जो लवण और जल है वो तो बर्तन में रुक जाएंगे क्योंकि ये तो द्रव अवस्था में होता है, ये तो बर्तन में रुके रहेंगे। CO2 गैस है तो उड़ेगी, तो इस गैस को उड़ने नहीं देना है, इस गैस को काम में लेना हमें। यहाँ पर जो CO2 गैस है ना, इसको क्या करना है, इस गैस को हमें काम में लेना है। और इस गैस को काम में कैसे लोगे, इस गैस को काम में ऐसे लोगे, जो CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो रही है ना, इस गैस को मिक्स करवा दो किसके साथ, चूने के पानी के साथ। समझ में आ रही बात? मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ से इस रिएक्शन में जो CO2 गैस निकल रही है ना, इसकी अभिक्रिया करवानी है चूने के पानी के साथ, चूने के पानी के साथ। देखो ऐसे, चूने का पानी प्लस CO2, ये काम में ले रहे हो ना, किसके साथ मिक्स करवा रहे हो, चूने का पानी प्लस CO2। ठीक है, क्या बनेगा, चूने का पानी प्लस CO2, यहां पर भी बनेगा लवण। क्या बनेगा, लवण। एक बार इसके रिएक्शन लिखो। चूने का पानी का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है, चूने का पानी, चूने का पानी। तो चूने के पानी की अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे, CO2, CO2। ये केमिस्ट्री चल रही है, ध्यान रखना। और केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन आएगी और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो कंफ्यूज कब होंगे आप, जब आपको पता नहीं होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर आप रेगुलर हो, आपका ध्यान है, तो बिल्कुल सबसे इजी सब्जेक्ट ही केमिस्ट्री है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक बार समझ लो, रट लो। है क्या, रिएक्शन याद करनी है आपको, कुछ नहीं करना है कि सर अम्ल और धातु कार्बोनेट को मिलाते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है, CO2 निकलता है, और यहाँ से जो CO2 गैस निकल रही है ना, उसकी अभिक्रिया करा दो चूने के पानी के साथ। तो इतनी चीज तो हम याद कर सकते हैं। और चूने का पानी का फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल ट्वाइस विद रिएक्टेड टू CO2। ये किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, CO2। अब क्या बनने वाला है उधर उधर बनने वाला है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस, CaCO3 प्लस। तो देखो Ca तो ये रहा, CaCO2 है ना, तो 3, एक O यहां से ले लिया, नोटिस करना, एक ऑक्सीजन यहां से चला गया, तो 3 हो गया ना। अब यहाँ इस ब्रैकेट में कौन बचा, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 लग रहे हैं ना यहाँ पे, 2 का मतलब है इसमें 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। एक ऑक्सीजन तो इनके साथ चलेगी क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितनी हो गई, 3। इस ब्रैकेट में क्या बचा, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2O, मतलब पानी। तो यहाँ से इस अभिक्रिया में क्या निकलेगा, पानी। तो लवण के साथ आप क्या लिख सकते हो, जल, लवण के साथ जल लिख सकते हो। बस मेरा यही टारगेट था कि जब अम्ल और धातु कार्बोनेट मिलते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है, CO2 गैस निकलती है। तो इस CO2 गैस को बेकार नहीं जाने देना है, ये तो उड़ जाएगी, इस CO2 गैस को काम में ले लो आप। कैसे CO2 गैस को काम में लोगे, ये CaOH का होल ट्वाइस, चूने का पानी, इसके साथ अभिक्रिया करवा दी तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, CaCO3। जो दीवारों पर हम सफेदी करवाते हैं ना, सफेदी, वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही तो होता है। कैसे, नोटिस करो आप, आज तो मान लो कई प्रकार के कलर्स आ गए, कई वाटरप्रूफ कलर आ गए। पहले क्या होता था, हम सफेदी करते थे, जिसको नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते थे, कली कर रहे हैं, कली, कली बोलते थे ना, जो भी बोलते हैं उसको सफेदी। तो सफेदी का मतलब होता है हम मोटी मोटी वो लेके आते थे सफेदी, फिर उसको पानी में मिलाते थे। देखो पूरी चीज समझा रहा हूँ, पूरी चीज नोटिस करना। वो जो मोटी मोटी डली लेके आते थे ना, मोटी मोटी डली ढेले लेके आते थे हम सफेदी के, उसका फॉर्मूला था CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, मतलब इसमें पानी मिक्स नहीं है। तो बताओ जो मोटे मोटे ढेले हम मार्केट से लेके आते थे, उसका फॉर्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। आवाज बंद करो, आवाज मत करो। देखो एक बार थोड़ी देर के लिए इस रिएक्शन को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले हम मार्केट से खरीदते थे, अगर आपने देखा होगा व्हाइट कलर के मोटे मोटे ढेले से, ये उसका फॉर्मूला है CaO, और हिंदी में बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना।
और इसका नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। फिर हम इसको आते ही क्या करते थे, पानी में डालते हैं, तो इसको रिएक्ट करवा दो किसके साथ, H2O। CaO की अभिक्रिया किसके साथ हो गई, H2O के साथ, तो क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस, ये बन गया। ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है। बिना बुझे हुए से मतलब है जिसमें पानी नहीं होता, और बुझे हुए का मतलब है जिसमें वो बुझ गया, उसमें पानी आ गया, तो पानी तो मिला दिया ना हमने। तो ये बिना बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब ये मिल गया, मतलब वो जो मोटे मोटे ढेले लेके आए थे उसको पानी में मिला दिया, वो मिक्स हो चुका है। अब हम डायरेक्टली ब्रश लेकर जो दीवार है, जो जो वॉल है, उनके ऊपर अब क्या कर सकते हैं, पुताई कर सकते हैं। पुताई किसकी होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। अब सोचो, मान लो किसी दीवार पर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या कर दी, पुताई कर दी। इस बोर्ड को दीवार मान लो, इस पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्या कर दी, ब्रश लेकर पुताई। तो जैसे ही पुताई कर दी, तो बताओ वायुमंडल में CO2 गैस है कि नहीं है, वायुमंडल में CO2 गैस है ना। तो जैसे ही CO2 गैस आकर दीवार से टकराएगी, जैसे ही CO2 गैस दीवार से आकर टकराएगी, तो CO2 गैस प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आधे घंटे बाद में, ठीक है। जैसे ही CO2 गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो दीवार पर आ गया, CO2 गैस कहां पर है, वायुमंडल में, तो आकर टकराएगी दीवार से, तो दोनों की क्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे। ये तो साइंटिफिक लैंग्वेज है, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। तो दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हम पुताई करते हैं ना, तो आपने देखना 3 या 4 दिन के बाद वो बिल्कुल एक पपड़ी के रूप में जम जाता है। पहले तो गीला गीला रहता है, फिर उससे CO2 आके क्रिया करती है, 2-3 दिन के बाद में पपड़ी बन जाती है ना, बिल्कुल एक परत सी बन जाती है। वो परत ही क्या कहलाती है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, हम इसको कई तरीके से काम में ले सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट देखो कहां कहां पर इसका यूज होता है, इसका यूज होता है चूना पत्थर बनाने में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं, पूछ लिया जाता है कई बार। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग चूना पत्थर बनाने के काम में लिया जाता है। चूना पत्थर के अलावा खड़िया बनाने में, खड़िया जानते हो, खड़िया सब जानते हो, सबने देखा भी है, हिंदी का नाम है खड़िया, बोलते हैं चौक को, जो चौक आता है ना लिखने का, वो बनाने में, चौक बनाने में, चूना पत्थर बनाने में, चौक बनाने में, और एक मार्बल बनाने में। मार्बल को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगमरमर, संगमरमर, मेरे साथ साथ मर, संगमरमर, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर। अब बताओ, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ये इतना जो टाइम खराब किया ना आपका, इन 3 शब्दों को समझाने के लिए, बस ये टारगेट था इनको बताने के लिए। अब मैं डायरेक्ट तुम्हें क्लास चालू करने से पहले ये पूरा मैटर नहीं समझाता, और मैं तुम्हें डायरेक्ट कहता कि देखो कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग हम चूना पत्थर बनाने में, खड़िया बनाने में और संगमरमर बनाने में करते हैं। तो पहली बात, आपको कैल्शियम कार्बोनेट समझ में नहीं आता कि कहां से बना। कैल्शियम कार्बोनेट बना ऐसे, और ये कहां से आया, ये चूने के पानी में हमने क्या मिलाई, CO2, इसलिए पूरा प्रोसेस समझाना पड़ा है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कहां कहां पर होता है। ओके, तो अब तक तो हमने अम्ल और क्षार के कितने गुणधर्म पढ़े हैं, 2 गुणधर्म, कितने गुणधर्म, 2। अब तीसरा गुणधर्म पढ़ो, ठीक है, 2 तो हो ही गए, तीसरा क्या है, ध्यान देना, डिस्टर्ब भी नहीं है। देखो एक थर्ड क्या है, देखो
चलो तीसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान देना। थर्ड पॉइंट है अम्ल क्षार की, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना। अम्ल क्षार की आपस में अभिक्रिया। अम्ल क्षार की आपस में अभिक्रिया। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और सोचो। हम पढ़ रहे हैं अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म से मतलब होता है अम्ल और क्षारों को अलग अलग चीजों से मिलाना है और देखना है कि रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या बन रहा है। पहले में अम्ल और क्षार को धातु से मिलाया हमने, फिर अम्लों की अभिक्रिया करवा दी किससे, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब अम्ल और क्षार को किसी से भी नहीं मिलाना है, आपस में मिलाना है। अम्ल और क्षार को क्या करना है, हमें आपस में मिलाना है। आ रही होगी बात समझ में। अम्ल और क्षार को ही आपस में मिला दो। ना तो अम्ल की अभिक्रिया किसी और से करवानी है, ना क्षार की अभिक्रिया किसी और से करवानी है, दोनों को ही आपस में कनेक्ट करवा दो। ठीक है, तो अम्ल क्षार की आपस में अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान देना। तो होता क्या है, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं, अम्ल और क्षार इन्हीं दोनों को मिलाना है। देखो अम्ल और क्षार की आपस में भी क्रिया है ना, तो मिला किसको रहे, अम्ल और क्षार मिला दो तो क्या बनेगा, एक चीज तो लवण और जल। शाबाश, लवण प्लस जल, जल, लवण प्लस जल। एक और चीज निकलेगी साथ में, ऊष्मा। क्या निकलेगी, ऊष्मा। ठीक है, एग्जाम्पल डालो इसका। अम्ल के स्थान पर तो कौन सा लोगे, HCl। कौन सा लोगे, HCl। प्लस क्षार के स्थान पर कौन सा लोगे, NaOH। NaOH क्या बनेगा, देखो लवण पर ध्यान मत दो, पानी पर ध्यान दो। यहां से पानी निकालना आपको। ठीक है, तो देखो ये ऐसे ले जाकर ये जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया है वो क्या बंद किया है, इधर तो H इधर OH, OH और H मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O। क्या बन गया, H2O। बचा क्या, NaCl। और इस अभिक्रिया में क्या निकलती है, हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो ध्यान देना, ये जो अम्ल है ना, अम्ल, थोड़ी सी जानकारी मैं तुम्हें यहाँ पर भी दे दूं, ये मैंने पहले नहीं बताया था, यहां से बता लेता है। ये जो अम्ल है ना, HCl अम्ल, ये कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल। कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल। ये जो NaOH है ना, NaOH, ये कौन सा क्षार है, सॉरी प्रबल क्षार। कौन सा क्षार है, प्रबल क्षार। और यहाँ पर जो लवण बन रहा है ना, लवण, ये कौन सा लवण है, उदासीन लवण। कौन सा लवण है, उदासीन लवण। ये पानी और ये ऊष्मा निकल रही है। तो ये जो उदासीन लवण है ना, उदासीन का मतलब क्या है, ये नोटिस कर लेना, समझ लेना ध्यान से। जहां पर उदासीन शब्द आ जाता है ना, उदासीन का मतलब होता है जो बन रहा है ना, वो ना तो अम्ल है और ना क्षार है। अम्ल और क्षार ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया, एक दूसरे को उदासीन कर दिया, और वो है उदासीन लवण, NaCl। और NaCl किसका सूत्र बताओ, NaCl है नमक का। किसका सूत्र होता है, नमक का। तो बताओ नमक खट्टा होता है क्या, नहीं होता। नमक कड़वा होता है क्या, नहीं होता। नमक अलग ही है, ना खट्टा ना कड़वा, ना अम्ल ना क्षार, तीसरी चीज बन गई लवण। और इसका टेस्ट कैसा होता है, खारा। टेस्ट कैसा होता है, खारा। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, उदासीन लवण। ऐसी अभिक्रियाओं में पानी निकलता है और हीट निकलने का मतलब है जिस बर्तन में, ध्यान देना, जिस बर्तन में हमने अम्ल और क्षार को मिलाया ना, वो बर्तन बेहद ज्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकली है। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी की ऊष्मा शेपी। विशेष कविता ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी है। ऊष्मा शेपी। अब एक चीज यहां से भी नोटिस करो, आपको पूछना चाहिए कि सर प्रबल अम्ल का क्या मतलब है, प्रबल क्षार का क्या मतलब है। तो ध्यान देना, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल एक दुर्बल। एक तो ये भी मैं बता देता हूं, एक प्रबल एक दुर्बल।
अब प्रबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, और दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग या वीक बोलते हैं इसको। तो अम्ल प्रबल भी हो सकता है, अम्ल दुर्बल भी हो सकता है, क्षार प्रबल भी हो सकता है तो दुर्बल भी हो सकता है। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं पहले अम्ल की, पहले किसकी बात करूं, ये बेसिक चीज है इसलिए बताना जरूरी है यहाँ पे, बाकी आपका टॉपिक तो खत्म हो गया यहाँ पे। अम्ल, अम्ल दो तरीके से मान के चल रहे हैं, सब ध्यान दोगे इस चीज के ऊपर। अम्ल, अम्ल एक तो कौन सा होता है, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और एक कौन सा होता है, दुर्बल अम्ल। पहले मुझे बताओ अम्ल की विशेषता क्या है, आप कैसे पहचानोगे कि अम्ल है। एक ही विशेषता है कि सर स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो प्रबल अम्ल का मतलब है बहुत ज्यादा खट्टा, बहुत ज्यादा खट्टा, और दुर्बल अम्ल का मतलब है इसमें जो खट्टापन है ना वो थोड़ा सा कम है, मतलब स्ट्रॉन्ग। अम्ल क्या बताता है, खट्टापन, ये अपने दिमाग में डालो, अम्ल क्या बताता है, खट्टापन, और प्रबल शब्द जुड़ने का मतलब है बहुत ज्यादा खट्टा है, बहुत ज्यादा खट्टा है, और दुर्बल अम्ल का मतलब है ये कम खट्टा है। तो ये तो एक बोलने की भाषा आ गई कि ऐसे ऐसे होता होगा, ये ज्यादा खट्टा है, ये कम खट्टा है। बाकी आप साइंटिफिक तरीके से देखोगे ना तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की डेफिनेशन ही अलग होती है। देखो कैसे, ध्यान देना, HCl H2SO4 CH3COOH, मैंने यहाँ पर तीन एग्जाम्पल लिए, तीन अम्ल ले लिए। HCl अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, CH3COOH अम्ल है। अब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, और ये किस में पाया जाता है, सिरका में। सिरका आता है ना जिसको हम अचार में डालते हैं, सिरका, उसमें ये पाया जाता है। अब मैं तुम्हें ये पूछूं, बताओ इन तीनों में से प्रबल अम्ल कौन सा है, इन तीनों में से दुर्बल अम्ल कौन सा है, नहीं पता लगेगा ना। लेकिन ये आपको क्यों पता नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया नहीं, और ये इसलिए नहीं पढ़ाया था कि ये आपके सिलेबस में नहीं था। राजस्थान बोर्ड की जो बुक चलती थी ना, पहले ये चीजें पढ़ानी पड़ती है, कौन प्रबल अम्ल कौन प्रबल क्षार है। फिर भी तुम लोग चिंता मत करो, मैं दोनों चीजें पढ़ाऊंगा, राजस्थान बोर्ड भी मिक्स करूंगा, एनसीईआरटी भी मिक्स करूंगा। ये है ही नहीं फिर भी बताना पड़ रहा है ना। देखो अगर इस HCl को तुम पानी में डालोगे, इस HCl को अगर हम पानी में डालेंगे तो टूट जाएगा जाकर किसमें, H+ और Cl- में। मैं ये चीज बता रहा हूं कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। HCl को पानी में डाला तो किसमें टूटा, H+ और Cl- में। ऐसे ही H2SO4 को तोड़ो, H+ SO4-, SO4-, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो इधर क्या लगाओगे, 2 लगाओगे। इसको तोड़ो, CH3COO- और H+, या इसको ऐसे लिख लो, H+ CH3COO-। अब देखो नोटिस करना, ढंग से देख लो एक बार, मैं प्रबल अम्ल की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, अब सुनना ध्यान से। प्रबल अम्ल वो अम्ल होता है जिसको अगर जल में घोला जाए तो वो कंप्लीट रूप से टूटकर H+ आयन देता है। ये क्या है, H+ आयन, ये क्या है, H+ आयन, ये क्या है, H+ आयन। अगर किसी अम्ल को आपने पानी में घोल दिया, अगर वो अम्ल पूरा टूट गया, वो अम्ल पानी में पूरा टूट गया, उसके पास जितने H+ आयन थे ना, अगर उसने पानी में छोड़ दिए तो समझ लेना सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल है। ये विशेषता है, वो ही अम्ल सबसे ज्यादा प्रबल होता है जो पानी में कंप्लीट H+ आयन देता है। जितने H+ उसके पास है ना, सबके सब छोड़ देगा किसके अंदर, पानी के अंदर। तो यहाँ पर देखो एक ही H था, इसने पानी में छोड़ दिया। यहाँ पर कितने H थे, 2, इसने 2 के 2 पानी में छोड़ दिए। यहाँ पर आ जाओ आप तीसरे के अंदर, CH3COOH, तो देखो 3 हाइड्रोजन तो ये रहे, 1 हाइड्रोजन ये रहा। अब इसने सिर्फ एक H+ छोड़ा है, एक, बाकी 3 नहीं छोड़े। मतलब जो 3 नंबर वाला अम्ल है ना, इसने पानी में कंप्लीट H+ आयन नहीं दिए, और जो पानी में कंप्लीट H+ आयन दे दे वो क्या कहलाता है, प्रबल। ये प्रबल अम्ल, ये प्रबल अम्ल, लेकिन ये प्रबल अम्ल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने पानी में कंप्लीट H+ आयन नहीं दिए। कैसे पता लगा, अगर पानी में कंप्लीट H+ आयन देता तो ये हाइड्रोजन इधर नहीं जाता, ये 4 हाइड्रोजन इधर आ जाते। आ रही ना बात समझ में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्रबल अम्ल, जो पानी में कंप्लीट H+ आयन देते हैं, ठीक है। और आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो ये चीज रट लो आप, क्या सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा होता है,
H2SO4 सबसे ज्यादा प्रबल। उसके बाद में सबसे ज्यादा प्रबल है ये, उसके बाद में HCl, उसके बाद में HNO3, उसके बाद में HNO3। ये आपको अपने दिमाग में डालना है। सबसे प्रबल अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर उसके बाद में नाइट्रिक अम्ल, फिर कार्बोनिक अम्ल, फिर ये एसिटिक अम्ल, फिर तो बहुत सारे आते जाएंगे, हमें 3 याद रखने हैं। तो ये तो थी अम्ल की कहानी। ये किसकी कहानी थी कि कौन प्रबल अम्ल होता है, कौन प्रबल क्षार होता है। ठीक है, अब अगर मैं इस अम्ल को हटाकर इसकी जगह क्या डाल दूं, क्षार, तो ये हो जाएगा प्रबल क्षार और इधर हो जाएगा दुर्बल क्षार। एग्जाम्पल क्या लोगे, देखो ये तो अम्ल के एग्जाम्पल थे, अब क्षार के एग्जाम्पल लो। मान लो एक क्षार ले लिया मैंने NaOH, KOH, NH4OH,